हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। हमारी चल रही थी फर्स्ट पेपर को लेकर रीस्टार्ट सीरीज, और रीस्टार्ट सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हमने बांटा था वेस्टर्न लॉजिक और एक बांटा था इंडियन लॉजिक। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वेस्टर्न लॉजिक में बात कर रहे हैं। वेस्टर्न लॉजिक में हमने जो टॉपिक किए वो सबसे पहले हमने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन किया। उसके बाद में हमने फिगर को देखा, मूड को देखा, और उसके बाद में फिर हमने इनफॉर्मल फैलेसी को देखा। इनफॉर्मल फैलेसी के बाद में हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट को देखा। लॉजिकल इक्विवेलेंट के और हमने इमीडिएटली इंफ्रारेड को देखा। एक जो फैलेसी आई थी उसमें से मैंने बोला था कि हम अभी इनफॉर्मल फैलेसी कर रहे हैं, और इसके बाद में हमें करनी दोनों फैलेसी हैं, एक इनफॉर्मल फैलेसी और एक फॉर्मल फैलेसी। इस फैलेसी को इंडियन लॉजिक में हेतुवाद कहेंगे। जब हम इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये बनती कैसे है। तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन, जिसमें से 3 टर्म आते थे, एक मिडिल टर्म था, एक मेजर टर्म था, एक माइनर टर्म था। ये 3 टर्म थे। जब हम इंडियन लॉजिक में और जब हम वेस्टर्न लॉजिक में इन दोनों के अंतर देख रहे होंगे ना, तब ये एक क्वेश्चन बनता है कि एरिस्टोटल सिलोजिज्म में है, इसमें कितने टर्म होते हैं। तो इसमें 3 टर्म होते हैं। ये हमारा जब वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक में जब अंतर देखेंगे ना, डिफरेंस, पहले दोनों लॉजिक को पढ़ते हैं, उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन रहता है, वो दोनों में अंतर से रहता है। वेस्टर्न लॉजिक को, क्योंकि वेस्टर्न लॉजिक अरस्तु के मॉडल पर है या एरिस्टोटल मॉडल पर है, इसलिए उसे लिखता है एरिस्टोटल सिलोजिज्म, और हमारा गौतम बुद्ध के उस पर है, इसलिए उसे लिखता है हमारा इंडियन लॉजिक ब्रैकेट में न्याय सिलोजिज्म के बेसिस पर लिख देता है। इनमें डिफरेंसेस कहता है, जैसे इसमें 3 टर्म होते हैं। जब हम इंडियन लॉजिक में पढ़ेंगे तब हम इसी में 5 टर्म पढ़ेंगे। 5 टर्म जिसे फून देखते हैं, PSW है फून, वो आगे का भाग है। अभी हम देखते हैं जो प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और जो कंक्लूजन है, इसमें मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, इनकी स्थिति में यदि डिफरेंस है तो वहां फॉरम में, मैंने बोला था ना, इनकी फॉरम में आने से। अब वो फॉरम में कैसे आते हैं ये हम देखते हैं। फॉरम में गड़बड़ कैसे होती है वो हम देखते हैं। इससे पहले फॉर्मल फैलेसी को हमें पढ़ने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट हमें जानना होगा, क्योंकि जब तक हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं जानेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूट नहीं जानेंगे तब तक हम फॉर्मल फैलेसी पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो अब देखेंगे इन्हीं किसमें हम देखेंगे, जो 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन हैं उन्हीं में हम देखेंगे कि कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन सा टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि हमने डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट ये दोनों निर्धारित हमने कर दिए तो उसके बाद में ये फॉर्म में कैसे गड़बड़ करते हैं वो हम सीखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट कौन सा होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट कौन सा होता है। जो हमारे पास में 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, उसी में मेरी फर्स्ट क्लास कैटेगोरिकल प्रपोजिशन पे थी, आपको वहां से लेकर वेस्टर्न लॉजिक में अभी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कई बार आ रहा है। एक अरस्तु का जो मॉडल था एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वो उसी के बेसिस पे था। लॉजिकल इक्विवेलेंट उसी के बेसिस पे था। इमीडिएटली इंफ्रारेड इसी के बेसिस पे था। ठीक है ना। आज हम देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक था फॉर्मल फैलेसी। फॉर्म में कैसे गड़बड़ आती है ये हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम AEIO, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन सा पद होता है और अनडिस्ट्रीब्यूट कौन सा होता है जरा हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा, मैंने जो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी मैंने बोला था कि इसका नाम फॉर्मल क्यों पड़ा है, क्योंकि फॉरम में आई हुई है, इस वजह से फॉर्मल फैलेसी। अब ए, जैसे मैंने अपनी तरफ से लिखा है, जैसे मैं उदाहरण देता आता हूं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, इसी का उदाहरण ले लो या अपनी तरफ से कोई उदाहरण ले लो। जैसे हम अपनी तरफ से अपना कोई उदाहरण लेते हैं, ऑल ए आर बी, याद रखना, ऑल A R B, ये हमारा जो था वो सब्जेक्ट था, यहाँ कुछ भी हो सकता है,
जो भी एनटीए में दिया हुआ होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट था, ये प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने पहले ही क्लास में अपने में निर्धारित किया था कि सब्जेक्ट ये होता है, प्रेडिकेट ये होता है, और सेंटेंस में वैसे भी आपको पता है कि सब्जेक्ट का स्थान यही है और प्रेडिकेट का स्थान यही है, ठीक है ना। टेंस में जब हम देखते थे तो हमें वैसे ही पता है कि सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट है। फिर भी इससे पुरानी वाली क्लासों में हमने देखा था सब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे ये जो लिखा हुआ है, जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन 4 थे, उसमें से 4 ऑल वाला क्या होता था, ये ए वाला होता था। कौन सा वाला, ए वाला होता था, ठीक है ना। और जैसे, और दूसरा नो, ए आर बी, नो ए आर बी, ये कौन सा होता था, ये सब्जेक्ट का स्थान है, ये प्रेडिकेट का स्थान है। ये कौन सा था, ई वाला। और सम, ए आर बी, ये ई वाला हो गया। ये कौन सा हो गया, सम वाला, आई वाला। ये पहले ही आप, इन्हें पहले आप जानते हैं, ठीक है ना। और क्या था, सम, सम ए आर नॉट वी, एक क्या था, ओ। तो हमारे पास में कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कितने थे, ए, ई, आई और ओ। ऑल वाला होगा ए वाला, ए से कहेंगे। नो वाला होगा ई, सम वाला होगा आई, और सम नॉट वाला होगा उसे हम ओ कहते थे। हमारे पास में 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होते थे। अब इन 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट कौन सा पद होता है और अनडिस्ट्रीब्यूट कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए, ए वाले में जो होता है, वाले में जो होता है वो, उसमें सब्जेक्ट, क्यों, ये सब्जेक्ट है, आपको पता है ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना। जो ए में होता है उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक और बात बता दूं मैं, ये अभी मैं बता रहा हूं आपको, डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन, सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूट या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि पहला, जैसे इसमें मैंने बोला ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दूसरा वाला अपने आप अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे प्रेडिकेट वाला वो जो भाग है वो अपने आप ए में यदि हम देखेंगे तो ए तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन बी वाला भाग अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अभी हम अनडिस्ट्रीब्यूट लेके चल ही नहीं रहे, हम डिस्ट्रीब्यूट लेके चल रहे हैं। यदि हम डिस्ट्रीब्यूट निर्धारित कर देंगे तो दूसरा बचा हुआ पार्ट तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसमें अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ए यदि लिखा हुआ है तो मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट हटा दूंगा, मैं देखूंगा इसे मैं क्या कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूट, और इसे मैं कहूंगा अनडिस्ट्रीब्यूट। समझ में आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी जो मैं बता के चल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट की कहानी बता के चल रहा हूं। और दूसरे में हम देखते हैं ई में क्या होता है, तुम्हारा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ई में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई में तुम्हारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट। और ओ में तुम्हारा, ओ में जो होता है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें दोनों होते हैं, सॉरी इसमें दोबारा से देख लीजिए, ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और लास्ट वाले में टी मतलब प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोबारा से देखिए, समझिए, मैं बता रहा था आपको सब डिस्ट्रीब्यूट कौन सा होता है और अनडिस्ट्रीब्यूट कौन सा होता है। तो मैंने बोला कि अभी हम ये देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लेके चलते हैं। तो जो बचा हुआ, जैसे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है, ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्रेडिकेट तो अनडिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जब एक डिस्ट्रीब्यूट है तो दूसरा वाला अपने आप, जो प्रेडिकेट बचे या सब्जेक्ट बचा वो अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे मैंने बोला कि ए में जो होता है हमारा सब्जेक्ट, इधर देखिए एक बार और, ए में जो होता है वो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कहानी डिस्ट्रीब्यूट की चल रही है, ओके। और ई में जो होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और ओ में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरे रूप में यदि मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए में प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूट को याद कर लूं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्यों,
क्योंकि जब तक हम डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट टर्म नहीं जानेंगे तब तक हम फॉर्मल फैलेसी नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन, यदि प्रीमाइज 1 में मेजर टर्म और मिडिल टर्म होगा, प्रीमाइज 2 में माइनर टर्म और मिडिल टर्म होगा। यदि इन प्रीमाइज में, जैसे मान लो प्रीमाइज 1 में मेजर टर्म दिया है, मिडिल टर्म वाली फैंसी अलग बताएंगे उसे, लेकिन मेजर टर्म दिया है डिस्ट्रीब्यूट दिया है मेजर टर्म, और वो कंक्लूजन में आकर अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फैंसी बनेगी इलिसिट मेजर फैंसी। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, दोबारा से मैं समझाने के प्रयास करता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं देख लेता हूं दोबारा से। देखो, मैंने बोला फॉर्मल फैलेसी हम देख रहे हैं, और फॉर्मल फैलेसी में हम डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट, जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट कौन होता है, आज हम यही समझेंगे। जैसे ये समझ गए ना, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट, फॉर्मल फैलेसी तो बंद हो गई, ये समझना। फिर जैसे देखो, मैंने बोला ए जो होगा, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट की हम बात देखते हैं, ए में जो होगा उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ई होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आई होगा उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओ होगा उसमें प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ए होगा उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सब्जेक्ट कहां ए में लिखा होगा ये आपको समझ में आ रहा है, ऑल मेन, ये मेन जो लिखा है वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, समझ रहे हैं ना। ई में जो होगा वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और ओ में पी डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक उदाहरण दिखाता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ऑल मेन आर मोटल, आपको पता है सब्जेक्ट एरा प्रेडिकेट एरा। सब मैंने बोला ऑल से आप समझ गए ये कौन से टाइप का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है, ए के टाइप का। यदि ए टाइप का है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, तो इसमें ये सब्जेक्ट एरा या प्रेडिकेट एरा ये तो हमेशा ही रहेंगे, चाहे ए वाला हो, चाहे ई वाला हो, चाहे आई वाला हो, चाहे ओ वाला कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन हो, ये तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट के स्थान पर सब प्रेडिकेट रहेगा। मैंने बोला कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब यदि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये जो प्रेडिकेट बचा हुआ भाग होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये समझ में आ गया होगा। यदि यहां मैं ऑल की जगह पे मैं लिख दूं नो मैन, नो के लिए मैंने बोला ई में सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चूंकि ई वाले में होता है नो और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यदि मैं लिख दूं यहां सम वाले, तो सम वाला होता है आई वाला, और आई वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होंगे। यदि मैं यहां लिखा रहने दूं मैं सम, यहां लगा दूं मैं नॉट, ये सम नॉट वाला होता है ओ, और ओ वाले में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेडिकेट जो ये सब्जेक्ट तो ये ना, तो ये तो